हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिफ ब्लॉगर पे। दोस्तों, आपको पता है कि यूक्रेन की सीरीज़ कंटिन्यू अभी चल रही है। तो 2 वीडियो ऑलरेडी यूक्रेन से रिलेटेड आ चुके हैं। आज बात करते हैं यहाँ पे हम तीसरे वीडियो की। तीसरे वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है पहले हम ये जान लेते हैं, और पहले और दूसरे वीडियो में क्या क्या बताया था वो भी बता देता हूँ। पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि यूक्रेन में किस तरह की स्कैम हो रहे हैं, स्टडी वीज़ा के नाम पे, वर्क परमिट के नाम पे, और आपको काम दिलवाने के नाम पे, और आपकी कंपनी खोलने के नाम पे। तो उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लेना, आपकी आंखें खुल जाएगी। और दूसरी वीडियो में मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताया कि यूक्रेन में करप्शन कितना है, और करप्शन कौन कर रहा है, और किस किस तरह के करप्शन हो रहे हैं, किस किस नाम पे करप्शन हो रहा है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। लोग जितना बुरा या जितना अच्छा यूक्रेन को बताते हैं, उससे मतलब कि बुराई क्या है और अच्छाई क्या है। तो सच जो है मैंने आपको वो बताया है उस वीडियो में, और वर्क परमिट का एक्चुअल कॉस्ट क्या होता है मैंने आपको वो बताया है। तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। अब यहाँ पे तीसरा वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। मार्केट में लूटा जाता है लोगों को कि आपका एयरपोर्ट क्लियरेंस करा देंगे, इमिग्रेशन क्लियरेंस करा देंगे। तो गाइज़ यहाँ पे उसी का पर्दाफाश करेंगे हम इस वीडियो में। चलिए ठीक है, यूक्रेन में क्या करप्शन है वो आपको समझ में आ गया पहले वीडियो में। दूसरे वीडियो में यूक्रेन जाने का कितना खर्चा लगता है वो भी समझ में आ गया, और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वो भी मैंने समझा दिया। लेकिन अब यहाँ पे बात करते हैं, आपको वीज़ा मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें आती है। जब मैं यूक्रेन गया था तो मैंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की थी, वो सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिएगा शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल नया है, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरा पुराना चैनल एक डिलीट हो चुका है जिसपे लगभग 70,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स थे। तो दोस्तों, वो सब्सक्राइबर्स मैंने खो दिए, वो सारे वीडियोस भी मेरे चैनल से डिलीट हो गए। मेरा चैनल कॉपीराइट क्लेम की वजह से टर्मिनेट हो गया, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक एक साथ आई थी। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। और दोस्तों चलिए अब बात करते हैं हम यूक्रेन से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे होता है सबसे पहला प्रोसेस कि आप लोग यूक्रेन जा रहे हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो या वर्क परमिट हो। दोनों ही वीज़ा की जो वीज़ा ड्यूरेशन होता है वो 90 दिन का आपको वीज़ा दिया जाता है। डी कैटेगरी का वीज़ा मिलता है। स्टडी के लिए जाते हो तो आई थिंक D01 या D02 होता है, इसका मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन डी कैटेगरी का वीज़ा होता है। और उसके अलावा अगर आप वर्क परमिट पे जाते हो तो D04 कैटेगरी का वीज़ा होता है। दोनों ही केस में आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिलता है। मान लिया आपको वीज़ा मिल गया, वीज़ा आपको 90 दिन का इसीलिए मिलता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वीज़ा 2 साल का नहीं मिलता है। 90 दिन के अंदर आप लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, और जब लास्ट में आपको वीज़ा एक्सपायर होने में 10 से 15 दिन बचते हैं, मैक्सिमम आप 1 महीना मान लीजिए, तब आपका TRC या TRP यानी कि टेम्प्रोरी रेजिडेंस कार्ड या TRP, कुछ लोग बोलते हैं टेम्प्रोरी रेजिडेंस परमिट, वो आपका अप्लाई होता है। वो PR नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। PR में, सिटीजनशिप में, और TRC या TRP में, तीनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है चलिए बता दे रहा हूँ। TRC टेम्प्रोरी रेजिडेंस कार्ड या TRP टेम्प्रोरी रेजिडेंस परमिट, और उसके अलावा PR परमानेंट रेजिडेंसी। परमानेंट रेजिडेंसी का मतलब है कि अब आप वहाँ के आधे सिटीजन हो चुके हो, ठीक है। आपको वहाँ पे जो है वो सारे राइट्स मिलेंगे जो एक यूक्रेनियन सिटीज़न को मिलता है, लेकिन आप उस कंट्री में वोटिंग नहीं कर सकते हो, आप उस कंट्री का पासपोर्ट आपके पास नहीं है। तो ऐसे में आप वहाँ के 50% सिटीज़न हो। और उसके बाद सिटीजनशिप, जब आप वहाँ के पूरे नागरिक हो जाते हो, जैसे कि हम अभी इंडिया के सिटीज़न हैं या इंडियन नेशनलिटी है हमारी, उसी तरह आपको फिर यूक्रेन का पासपोर्ट मिल जाता है। तो ये तीनों में मैंने आपको फ़र्क बता दिया है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि हम आप लोग जब यूक्रेन जाते हो शुरू से लेके अंत तक आपके साथ क्या क्या होता है। मान लीजिए कि आप लोग स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो या आप लोग वर्क परमिट पे जा रहे हो, ठीक है। दोनों ही केस में आप वहाँ जा रहे हो एक लॉन्ग टर्म वीज़ा पे, यानी कि आप वहाँ पे लंबे समय तक रहने के लिए, ठीक है। अगर आप कंपनी के अपने ऑनर हो, डायरेक्टर हो, तो भी आपका जो है डी कैटेगरी का ही वीज़ा होगा, 90 दिनों का ही वीज़ा मिलेगा। ना आपको 70 दिन का मिलेगा, ना ही आपको 91 डेज़ का मिलेगा। एग्जैक्टली जो है एग्जैक्ट 90 डेज़ का वीज़ा आपको मिलेगा, ठीक है। मैं यूक्रेन पे इतना फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यूक्रेन जाना थोड़ा सा इजी है, लेकिन यूक्रेन के नाम पे मार्केट में फ्रॉड बहुत हो रहा है। उस इजी प्रोसेस को इंडिया के एजेंट्स लोगों ने इतना क्रिटिकल बना दिया है कि लोग जो हैं वहाँ पे जाने से पहले कतराते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे क्लियर करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि यूक्रेन की सच्चाई क्या है। जैसा बताते हैं एजेंट, क्या उतना बुरा है या उससे ज़्यादा बुरा है, या ऐसा कुछ नहीं है। तो गाइस चलिए, आप लोगों को 90 दिन का वीज़ा मिल गया। अगर आपको मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आपको यूक्रेन का वर्क परमिट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको नज़र आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। टोटल कॉस्ट जो है मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ
लेकिन एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी, वो क्या नहीं थी, वो वीडियो में जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो जान जाओगे। चलिए, आपको 90 दिन का वीज़ा मिल गया, चाहे वो स्टडी वीज़ा हो या आपका वर्क परमिट हो या आप कंपनी का डायरेक्टर हो, आप अपनी कंपनी के डायरेक्टर हो, तीनों ही केस में 90 दिन का आपका वीज़ा मिला है। और उसके बाद आपने अपनी फ़्लाइट बुक कराई, आप लोग जा रहे हो, उड़ीसा जा रहे हो या क्यू जा रहे हो। क्यू में बोरिस्पोल एयरपोर्ट है और उड़ीसा में भी है। तो ऐसे में आप लोग यूक्रेन पहुंच जाते हो, मान लो एयरपोर्ट पे आप लोग चले जाते हो। जैसे ही अब आप लोग फर्स्ट टाइम जाते हो, इमिग्रेशन गेट का काउंटर पे आप लोग जाते हो, आपका पासपोर्ट वो लोग हाथ में लेंगे और वो आपसे पूछेंगे कि क्या आप लोग पहली बार यूरोप आ रहे हो। आपका जवाब होगा यस। ठीक है, उसके बाद आपको एक अलग रो में बैठा दिया जाएगा या खड़ा कर दिया जाएगा। आप जैसे जितने भी लोग पहली बार जो यूक्रेन आ रहे हैं उनको एक अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। ठीक है, और स्पेशली ज़्यादा डाउट वो लोग करते हैं जो लोग लैंग्वेज कोर्स पे जाते हैं और या लोग जो वर्क परमिट पे जाते हैं। ठीक है, वर्क परमिट भी दो तरह का होता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मान लो मैं अपनी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं किसी वर्कर को हायर कर रहा हूँ अपनी कंपनी के अंडर में। तो ऐसे में जो बंदा आ रहा है उससे पूछताछ होगी कि भाई तेरी कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के डायरेक्टर का क्या नाम है, तेरी सैलरी कितनी है और तेरा प्रोफेशन क्या है, तेरी प्रोफाइल क्या है, तेरी प्रीवियस एजुकेशन क्या है। वो चीज़ देखते हैं कि वो चीज़ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और एक वर्क परमिट होता है डायरेक्टर वर्क परमिट, जैसे मैं हूँ, मैं अपनी कंपनी का ओनर हूँ यूक्रेन में। अगर मैं जाऊँगा तो मेरे से वो इतने सारे सवाल जवाब नहीं करेंगे, बस वो मेरे से पूछेंगे क्या कंपनी आपकी है, यस, कंपनी कब खोली ये वो पूछ सकते हैं, और आपका प्रोफेशन क्या है, आप यहाँ पे क्या बिज़नेस करना चाहते हो, आपका फ्यूचर प्लान क्या है, बस दैट्स इट। लेकिन जो बंदा ओपन वर्क परमिट पे आ रहा है, ओपन वर्क परमिट का मतलब मैं अपनी कंपनी से किसी को हायर कर रहा हूँ, उनसे पूछताछ थोड़ी ज़्यादा होती है। और सेकंड जो बंदे आते हैं स्टडी वीज़ा पे, एमबीबीएस वालों से थोड़ी कम होती है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल कोर्स है। लेकिन उसके अलावा बहुत से लोग इंडिया के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, श्रीलंका, नेपाल के, उज़्बेकिस्तान के, काफ़ी कंट्रीज़ के लोग आते हैं लैंग्वेज कोर्स पे। तो वो लोग पूछते हैं भाई लैंग्वेज क्यों सीखनी है। अब इसका भी आपके पास सॉलिड जवाब होना चाहिए कि भाई लैंग्वेज यूक्रेन की सीख करके, यूक्रेनियन सीख करके आपको करना क्या है। उनसे उनको ये तो पता चल ही जाता है आप यूक्रेनियन सीख रहे हो तो मतलब आपको फ्यूचर में यूक्रेन में रहना है। तो ऐसे में वो पूछ सकते हैं कि भाई यूक्रेनियन क्यों सीखना है। अब उसका आपके पास एक सॉलिड आंसर होना चाहिए, या तो आपको बोलना पड़ेगा ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आपसे यही आंसर, यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इन्हीं से मिलते जुलते आपको आंसर देने हैं। ये नहीं कि आप मेरे ही बताए हुए आंसर को कॉपी पेस्ट मार के चिपका दो, क्योंकि जब सारे लोग एक ही आंसर देंगे तो भी वो प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको जो है आपकी इंटेंशन जो है सही होनी चाहिए। अगर वो आपसे पूछते हैं कि यूक्रेनियन क्यों सीखना है तो इसका बहुत ही सरल और बिना ही घबराए आप लोग आंसर दे सकते हो कि हमें यूक्रेनियन सीखने के बाद में यहाँ से हमें मास्टर्स करनी है या हमें एमबीबीएस करना है। पहले मैं लैंग्वेज इसलिए सीखना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो यूक्रेनियन है। अगर मैं यूक्रेनियन सीख लूँगा तो आगे की लाइफ जो है, आगे की जो स्टडी है उसमें मेरे लिए हेल्पफुल रहेगी। और मैं रोज़मर्रा की जो मेरी लाइफ है, जो डेली लाइफ है मेरी, जो डेली का रूटीन होगा, जो शेड्यूल होगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा, तो सर्वाइव करने के लिए मुझे यूक्रेनियन आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं पहले यूक्रेनियन सीखना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ के लोगों से कम्युनिकेशन बना सकूँ, बातचीत कर सकूँ, और उसके बाद में मैं यहाँ पे हायर एजुकेशन जो है गेन करूँगा। तो ये आप आंसर दे सकते हो, या आप बोल सकते हो कि पहले लैंग्वेज सीखने के बाद मैं यहाँ पे फ्यूचर में कुछ बिज़नेस करना चाहता हूँ जिसके लिए यूक्रेनियन आना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका वैलिड आंसर हो सकता है। ठीक है, और अब गाइस चलिए बात करते हैं यहाँ पे कि और वो लोग क्या पूछ सकते हैं आपसे। दोस्तों, अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है मान लो, और आप डायरेक्ट वर्क परमिट लेके यूक्रेन आ रहे हो, तो ऐसे में उनको डाउट होता है कि भाई यूक्रेन ही क्यों आए हो। बाकी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ थी, दुबई है, कतर है, कुवैत है, सऊदी है, और उसके अलावा मलेशिया है, सिंगापुर है, आप वहाँ क्यों नहीं गए, या पहले आपने कहीं टूरिस्ट वीज़ा पे ट्रैवल क्यों नहीं किया, डायरेक्ट आप वर्क परमिट पे क्यों आ रहे हो। इसका भी सॉलिड रीज़न होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि वो एक पाथ की तरह यूज़ करते हैं यूक्रेन को कि कैसे भी करके एंट्री ले लो और फिर वहाँ से हम कोशिश करके आगे जो है शेंगन जोन में चले जाएंगे। तो ये आप लोग अपने दिमाग से यहीं पे निकाल देना। अगर आपका ये प्लान है तो इस वीडियो को आप लोग यहीं पे क्लोज करके बैठ जा सकते हो, क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल आज के टाइम में नहीं है। हाँ, कभी होता होगा, 100 में से 2 बंदे पहुंच गए होंगे। आप लोग देख लो यूट्यूब पे जा करके, गूगल पे जा करके कि कितने लोगों ने डोंकी लगाई और कितने लोग आज वहाँ पे वेल सेटल्ड हैं और कितने लोग वापस आज इंडिया में डिपोर्टेड हैं। तो इस चीज़ को ज़रा अपने दिमाग में रख लेना। ऐसा आज के टाइम में नहीं हो सकता है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अभी रशिया का, बेलारूस का और पोलैंड के जो है बॉर्डर क्राइसिस चल रहे हैं। तो ऐसे में ढेर सारी आर्मी जो है दोनों साइड के बॉर्डर पे खड़ी है। यूक्रेनियन गवर्नमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो इलीगल माइग्रेट हैं उनको लेकर के बहुत ही ज़्यादा वो वरी है, क्योंकि उनको जो है यूरोपियन जोन को और शेंगन जोन को
इनको जो है जवाब देना पड़ता है कि भाई कोई भी बंदा आपकी कंट्री से ट्राई कर रहा है आने का, तो आप लोग उसको अपनी कंट्री में एंट्री क्यों दे रहे हो। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे करप्शन की। यूक्रेन में करप्शन की एयरपोर्ट पे जो कि होता है, जी हाँ गाइज होता है। मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि मैं एक जेन्युइन ट्रैवलर था। मैं जब गया था ई वीज़ा पे गया था, मेरे पास काफ़ी सारी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री थी, सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स थे। इंडिया में मेरा बिजनेस है, आईटीआर पे करता हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स। अब कोई पूछता है कि भाई एयरपोर्ट पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, मैं बोल रहा हूँ कुछ नहीं चेक करते हैं, और मैं बोल रहा हूँ सभी चेक करते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप उनको किस तरह से जस्टिफाई करते हो, आप किस तरह उन्हें सेटिस्फाई करते हो, उनका क्वेश्चंस क्या है उसको आप पेपर के साथ आंसर दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। मान लो कि आप इंडिया में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, लेकिन आपके पास कोई प्रूफ नहीं है यूक्रेन में जब आप जा रहे हो, तो वो कैसे बिलीव करेंगे। तो पेपर उस वक्त आपको दिखाना पड़ता है, या वो आपसे पूछ लेते हैं कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो आपकी सैलरी कितनी है, तो अब वहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ तो होता नहीं है कि सैलरी स्लिप आपको लेके आना है। ऐसे में आप अपनी सैलरी स्लिप लेके जाओ और एनओसी लेके जाओ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिस कंपनी में अगर आप काम करते हो। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप, तो आपके पास अपनी कंपनी का करंट अकाउंट होगा, बिल्कुल होगा, कंपनी की स्टाम्प होगी, और उसके अलावा आप जो आईटीआर पे कर रहे हो आईटीआर की स्लिप होगी आपके पास, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जिसको बोलते हैं, वो आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करना है, क्योंकि हर बंदे की प्रोफाइल अलग होती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, कोई प्राइवेट एम्प्लॉई है, कोई फ्रीलांसर है। मेरे केस में था, मैं फ्रीलांसर था, तो मेरा बिजनेस भी था, लेकिन मैंने बताया कि मेरा यूट्यूब चैनल है। उस टाइम मेरे उस चैनल पे 70-80 हज़ार सब्सक्राइबर थे। मैंने उनको वो चैनल दिखाया, अपनी वीडियो दिखाई, और जो मेरी जो प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो मैंने बाकी की कंट्रीज़ में अपने ट्रैवलिंग ब्लॉग शूट किए थे, मैंने उनको वो दिखाया। तो बस, तो गाइज़ अब ऐसा तो है नहीं कि अब उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप प्रूफ दो। प्रूफ तो मुझे देना है, जो मेरी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रूफ देना है। अगर आप उसे सेटिस्फाई कर दोगे अपने आंसर से, तो आपको डेफिनेटली एंट्री मिल जाएगी। लेकिन मेरे से क्वेश्चन आंसर करने के बाद उन्होंने लगभग 3 घंटे की एयरपोर्ट पे ही मुझे बैठा करके रखा। और वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ना ही कोई रेस्टोरेंट है और ना ही कोई कैफेटेरिया है। तो आप लोग इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना, अगर आप लोग यूक्रेन जा रहे हो तो साथ में अपने हल्का फुल्का खाने पीने का सामान ज़रूर लेके जाना, क्योंकि 3-4 घंटे मेहमानबाजी वो लोग आपकी करेंगे ही करेंगे। वो लोग क्वेश्चन आंसर करने के बाद आपको एक अलग लाइन में बैठा देते हैं, आपके पेपर, आपके पासपोर्ट, आपके डॉक्यूमेंट्स अंदर ले जाते हैं। अब वो ये चीज़ चेक करते हैं कि आप में पेशेंस कितना है, आप परेशान तो नहीं हो रहे हो, नर्वस तो नहीं हो रहे हो, एग्रेसिव तो नहीं हो रहे हो। अगर ऐसा कुछ भी आप करते हो तो आपको फिर से जो है डिपोर्ट नहीं बोलते हैं, एंट्री डिनाई कर देंगे, आपको वापस जो है वो लोग इंडिया भेज देंगे। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान में रखना है। मेरे को भी 3 घंटा बैठा के रखा, तो मैं समझ गया भाई कि सारे लोग जा चुके हैं, सिर्फ मैं बैठा हूँ, तो क्या करूँ मैं। अब मैं उनको ये भी नहीं बोल सकता मुझे एंट्री दो, या फिर मुझे क्या आपने जो है यहाँ से वापस इंडिया भेजना है, मैं ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता था। तो मैंने एक बीच का रास्ता निकाला। मैंने कहा कि मुझे भाई भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं है, क्योंकि मैं एक दिन दुबई में था, मेरे साथ काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए थे। मेरी फ़्लाइट जो थी, जो दुबई से मेरी यूक्रेन की फ़्लाइट थी, वो वाया इस्तांबुल होते हुए थी, वो फ़्लाइट मैंने मिस कर दिया था। तो फिर मैंने दूसरी फ़्लाइट बुक किया अर्जेंट में, तुरंत एयरपोर्ट से ही, शारजहाँ के। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मैं 18-19 घंटे से मैं सोया भी नहीं था, ढंग से ट्रैवलिंग कर रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे भूख लगी है, यहाँ पे क्या कोई रेस्टोरेंट है। और ये मैंने जान करके एक दांव फेंका था, क्योंकि मुझे पता है रेस्टोरेंट तो था नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे एक पानी की बोतल दी और उन्होंने मुझे बोला कि आप जा सकते हो। तो कुछ ऐसा, क्योंकि मैं आराम से बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे इतना पता था कि मेरे जो इंटेंशन है वो ट्रैवलिंग की है, मुझे कहीं पोलैंड नहीं जाना है, मुझे आगे कहीं शेंगेन के सपने मैं नहीं देख करके आया हूँ। मुझे जो है बस यूक्रेन ही घूमना है और देखना है कैसी कंट्री है। और उसके बाद में जब मैं यूक्रेन गया तो मैंने टूरिस्ट वीज़ा पे अपनी जो है वहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन किया। आप अपनी कंपनी खोल सकते हो। मैं फिर से आपको बता देता हूँ, टूरिस्ट वीज़ा जो है कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ना ही स्टडी वीज़ा में, और ना ही वो हो सकता है वर्क परमिट में कन्वर्ट। हाँ, आप अपना वर्क परमिट हाथ में ले सकते हो। उस वर्क परमिट को ले करके आपको यूक्रेन को एग्जिट करना पड़ेगा। आप नियर बाय कंट्री यूएई आ सकते हो, या मोल्डोवा जा सकते हो। सर्बिया जो है ऑन अराइवल वीज़ा देता है, सर्बिया जा सकते हो। तो ऐसे, या आप वापस इंडिया आ सकते हो। तो इन कंट्रीज़ में आप जा करके अपना वीज़ा जो है वापस चेंज करवा के वीज़ा कैटेगरी, या वापस यूक्रेन जा सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि करप्शन जो है वो किस तरह का है। गाइस चलिए मान लेते हैं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अब आपको ना इंग्लिश आती है, ना यूक्रेनियन, ना रशियन, और आप भैया पहुंच गए यूक्रेन में, कि हमें यूक्रेन में आपको वर्क परमिट मिल गया कि आप जो हो यहाँ पे आकर के जो डाटा एनालाइज का काम करोगे, या फिर वेब डेवलपर हो, या वेब डिज़ाइनिंग का काम करोगे, या किसी फैक्ट्री में आप बड़ी पोस्ट पे, आपका भैया किसी ने पैसे ले करके आपको एक अच्छा तगड़ा सा वर्क परमिट निकाल के दे दिया, वीज़ा भी आपका लग गया।
अब खेल शुरू होता है। आप हो 10th पास और आप जा रहे हो कोई बहुत ही तगड़ी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। अब वहाँ पे आपसे क्वेश्चन आंसर होंगे और आप जवाब नहीं दे पाओगे, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। अगर कोई यूक्रेन का बड़ा लॉयर जिसे आप जानते हो, जिसका रात दिन यही काम है लोगों को बुलाना इंडिया से, पाकिस्तान से, अफ्रीका से, उज्बेकिस्तान से, सेंट्रल एशिया से, तो वो क्या करते हैं कि हाँ करप्शन है वहाँ पे, और वो हमारी ही वजह से, क्योंकि आप अनपढ़ हो या 10th पास हो और आपको भैया जाना है यूक्रेन, और वो जो आपका वर्क परमिट है एक तरह से फेक होता है। फेक का मतलब ये नहीं कि वो पेपर आपका गलत है, फेक ऐसे कि आप हो 10th पास और आप जा रहे हो वेब डिज़ाइनिंग में, आपको वेब डिज़ाइनिंग का डब्ल्यू भी नहीं पता, तो वहाँ पे आप लोग वेब डिज़ाइनिंग घंटा करोगे। तो ऐसे में आप लोग वहाँ पे पहुँच करके काम करोगे, या तो टैक्सी ड्राइवर का या फिर कुछ और काम, कुछ भी काम आप लोग करोगे, लेकिन जो आपकी प्रोफाइल है आप वो काम नहीं करोगे। ठीक है, जो आपका पेपर बोल रहा है, जो आपका वर्क परमिट है, आप उसके अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में अब दो ही ऑप्शन है, या तो आपको वापस इंडिया भेजेंगे, इंडिया आओगे तो आपका 60-70-80 हज़ार का नुकसान होगा क्योंकि आपके एजेंट ने पैसे लिए आपसे वर्क परमिट के, आपकी वीज़ा का पैसा लगा, आपका फ़्लाइट का लगा, ट्रैवल इंश्योरेंस का लगा, रिटर्न फ़्लाइट का लगा। तो ऐसे में आपके 3 लाख रुपये लग गए। 3 लाख 4 लाख जो भी मार्केट में रेट है, लोग इससे ज़्यादा ही लेते हैं। अब यहाँ पे आपका लॉयर जो है, जो आपकी, लेकिन इसमें भी ये है कि अगर आप जिसकी कंपनी के वर्क परमिट पे आ रहे हो वो डायरेक्टर अगर जेन्यून है और अगर उसका यूक्रेन में लॉयर है, तो वो आपकी सेटिंग करवा सकता है। वो आपसे 1500 से लेके $2000 लेगा। वो आपको खुद आएगा एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए, वो बात करेगा इमिग्रेशन में, फिर वो आपको लेकर के जाएगा। तो ये पैसे जो हैं आपकी बेवकूफ़ी की वजह से लग रहे हैं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको बोलना नहीं आता है, आप नर्वस हो रहे हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो और आप वर्क परमिट लेकर के यूक्रेन जा रहे हो, भले ही आपका टैक्सी ड्राइवर का भी हो, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर का भी आप काम करोगे तो बेसिक इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए। जब आपको वो भी नहीं आ रही और आप यूक्रेन जा रहे हो काम करने के लिए, तो भैया इमिग्रेशन वाले पागल तो है नहीं कि वो अपनी कंट्री में इस तरह की भीड़ जो है इकट्ठी कर लेंगे। तो ऐसे में अब अगर आप उनको, पैसा किसको प्यारा नहीं है, और यूक्रेन में फिर से बता देता हूँ बहुत अमीर कंट्री नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है काफ़ी अच्छी है। जो आप जिस चीज़ के लिए पे कर रहे हो एटलीस्ट वो चीज़ आपको मिल रही है। भले ही करप्शन है, करप्शन करवाने वाले भी हम ही हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी गलती है। आपको यूक्रेन में एंट्री लेना है, जैसे भी करके आपको घुसना है, तो वो आपको घुसाएंगे लेकिन उसकी कीमत वसूल करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग अपने दिमाग में रख लेना। अभी जो रेट चल रहा है इमिग्रेशन वाले जो लेते हैं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, हर चीज़ का आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग वहाँ पे कॉल सेंटर में जॉब करते हो, $300 से $400 आपको मिलेगा, और स्टडी वीज़ा पे काम कर नहीं सकते, वो इलीगल है। पकड़े जाते हो तो वो आपको 1 से लेके 3 बार तक फ़ाइन करते हैं, उसके बाद आपको डिपोर्ट मार देते हैं। ठीक है, अगर आप वर्क परमिट पे वहाँ पे काम करते हो, टैक्सी का और टैक्सी रेंट पे लेते हो, तो गाइज अभी जो रेंट चल रहा है पर डे का टैक्सी, पर वीक का टैक्सी का, वो 3500 से 4000 ग्रीवन का है, और महीने के $500 से $600 गाड़ी की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मिनिमम $500 और मैक्सिमम $600। अब अगर उससे ऊपर आप जाते हो, कोई ज़बरदस्त कोई लग्जरी गाड़ी में अगर आप लोग हाथ डालते हो, कोई लिमोजिन टाइप की, तो उसमें $700, $800, $900 भी ले सकते हैं, लेकिन एवरेज जो है $500 से $600। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। और अगर आप लोग हॉस्टल में स्टे करते हो तो गाइस 120 से लेकर के 160 ग्रीवन तक पर डे एक बेड आपको मिल जाएगा। महीने का अगर आप लोग देते हो तो आई थिंक 3200 ग्रीवन में आपका जो है महीने का वो हो जाएगा। रहने का मैंने आपको बताया है। और अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन का बताऊं तो मैंने आज तक कभी क्यू का मेट्रो स्टेशन अंदर से नहीं देखा, ना मैंने मेट्रो देखी। मैं वहाँ पे जो ट्रैवलिंग करता था गाइज, वो जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, या तो बस में मैंने 1-2 बार ट्रैवल किया, उसके अलावा ऊबर में मैंने जो है ट्रैवलिंग किया है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। घर का रेंट भी मैंने, अगर आप लोग हाँ पर्सनल घर लेते हो क्यू सिटी से थोड़ा बाहर, तो 10,000 ग्रीवन से लेकर के 8,000 ग्रीवन तक आपको 3 BHK, किस्मत अच्छी हो तो 4 BHK तक आपको अपार्टमेंट मिल जाएगा, जिसमें आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग में रह सकते हो। तो ये मैंने आपको चीज़ें बता दी है। अगर गाड़ी खरीदते हो आप लोग तो मिनिमम $4,000 से लेकर के $6,000 तक आपको एक बढ़िया गाड़ी, अच्छी कंडीशन में गाड़ी मिल जाएगी, जिसे आप खुद भी सेल्फ ड्राइव भी कर सकते हो टैक्सी में, या आप लोग उसको रेंट पे भी दे सकते हो। तो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है। वर्क परमिट का कॉस्ट चलो मैं आपको वही बता देता हूँ। गाइड TRC का, वर्क परमिट का, दोनों का जो है कॉस्ट 1 साल का मैं आपको बता देता हूँ, और एक आपका एड्रेस रजिस्ट्रेशन, 3 चीज़ के जो है गाइस वो $2,000 फीस है। और इमिग्रेशन क्लियर मैं आपको ये फिर से सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको जाना ही है तो आपको एयरपोर्ट पे जो है 1500 से लेकर के $1,700-$1,800 पे करना पड़ेगा। तो इसकी जो फीस हो जाती है टोटल गाइस लगभग $4,000 के आसपास हो जाती है। $4,000 लगभग 3 लाख रुपये। कोई भी आपको इंडिया में ये पैकेज नहीं प्रोवाइड करेगा एयरपोर्ट क्लियरेंस के साथ। पिछली जो वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें एयरपोर्ट क्लियरेंस का कोई खर्चा नहीं बताया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास जानकारी अवेलेबल नहीं थी।
एयरपोर्ट क्लियरेंस का जो चार्ज है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, वो आप लोग मत दो। अगर आप लोग की प्रोफाइल अच्छी है और आप लोग अगर अपने दम पे इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हो तो वेल एंड गुड है आपके लिए। और अगर नहीं हो तो गैस फिर यूक्रेन जाके कोई फ़ायदा भी नहीं है, आप लोग इंडिया में ही रहो। लेकिन अगर जाना ही है तो जो एक्चुअल कॉस्ट था वो मैंने आपको बता दिया है। किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और अगर आपको पहले यूक्रेन जाना है, वहाँ पर ट्रैवलिंग करना है, उस कंट्री को आपको जो देखना है, कैसी एक्सप्लोर करना है, तो टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। बड़े आराम से यूक्रेन का जो है वीज़ा मिल जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट काफ़ी सारे मांगता है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए मैं रेडी कर दूंगा। और आपका टूरिस्ट वीज़ा भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा किसी में कन्वर्ट नहीं होगा। आप उस टाइम में अपनी कंपनी खोल सकते हो या किसी से वर्क परमिट लेकर के आप इंडिया आ सकते हो। वर्क परमिट चाहिए वो भी आपको मिल जाएगा। कंपनी अगर फॉर्मेशन करनी है वो भी हो जाएगा। अगर यूक्रेन में कोई बिज़नेस आपको अगर अपना स्टार्टअप करना है, कोई सेटअप करना है, उसके रिलेटेड भी अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह की यूक्रेन से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, दिए गए नंबर पे आप लोग कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल फ्री है। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करके घंटी को दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना करो आप लोग। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।